सोचिए एक ऐसा नेता जिसने 20 साल तक बिहार की राजनीति को ऐसे पकड़ कर रखा कि लोग उन्हें किंग भी कहते हैं और किंग मेकर भी। आखिर कैसे? क्योंकि बिहार ने 2005 से 2025 तक जितने भी उतार चढ़ाव देखे हैं उनमें से एक चेहरा लगातार बना रहा है जिसका नाम नीतीश कुमार है। आज हम इसी कहानी को समझेंगे, जंगल राज से विकास तक, हार जीत, गठबंधन में टूट फूट और बिहार की आने वाली असली चुनौतियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगी इन्फो में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे कि नीतीश को कैसा बिहार मिला था, 20 साल में क्या बदला, लोग उन्हें क्यों जिताते रहे, तेजस्वी और महागठबंधन की क्या चूक हुई जिसके कारण उन्हें हार का मुख देखना पड़ा, और बिहार का असली भविष्य कैसा हो सकता है। बात करें 2005 से पहले का बिहार, जिसे आमतौर पर लोग जंगल राज के नाम से जानते हैं। 90s के और 2000 की शुरुआत की कहानी कई लोगों के लिए डर, अपहरण, खराब कानून व्यवस्था, टूटी सड़कों से जुड़ी रही। ये वही दौर था जब राजनीतिक गलियारे में जंगल राज शब्द आम हो गया था। और इसी माहौल के बीच 2005 के अंत में बिहार में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, नीतीश कुमार का शासनकाल। 20 साल से बिहार की सत्ता का केंद्र बने बैठे थे नीतीश कुमार। 2005 से 2025 तक चाहे वोट प्रतिशत कितना भी हो, सीटें चाहे जितनी भी आए, लेकिन नीतीश या तो किंग रहे या फिर किंग मेकर। कई बार कम सीटें मिलने के बाद भी उन्होंने सत्ता बचाए रखी। ऐसा कैसे हुआ? तो दोस्तों, बात करें गठबंधन राजनीति की, तो सबसे कुशल खिलाड़ी माने जाते हैं नीतीश कुमार। एक तरह के बिहार की सियासी इंजीनियर माने जाते हैं। दोस्तों, बात करें नीतीश को कैसा बिहार मिला था। 2005 में जब नीतीश ने मुख्यमंत्री पद संभाला, बिहार की 3 मूल समस्याएं जकड़े हुई थी: खराब सड़कें, कमजोर कानून व्यवस्था, रोजगार और उद्योग की भारी कमी। नीतीश ने शुरुआत सड़क, कानून व्यवस्था, स्कूल, इन सभी चीजों से की। लोगों को लगा कि कम से कम बुनियादी चीजों में सुधार शुरू हुआ है, और फिर यही उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बन गई। बात करें नीतीश कुमार के बारे में, तो नीतीश कुमार का जन्म 1951 में नालंदा के कल्याण बिघा में हुआ था। उनके पिता स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे, इसलिए बचपन से ही राजनीतिक घर के माहौल में बसी हुई थी। वे राम मनोहर लोहिया की समाजवादी सोच से काफी प्रभावित थे। उनका राजनीतिक सफर 1970 से शुरू होता है, जब जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत हो रही थी। पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 1985 में हरनौत से जीत हासिल हुई। फिर 1989 में लोकसभा पहुंचे, पीवीसी सरकार में राज्य मंत्री भी बने। उसके बाद 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बनाई, जो आगे चलकर जेडीयू बनी। दोस्तों, 1990 का दौर बेहद महत्वपूर्ण था। उस वक्त लालू यादव मुख्यमंत्री थे। यादव ओबीसी वोट बहुत मजबूत था, लेकिन चारा घोटाले के बाद सियासत बिल्कुल बदल सी गई। इसी समय इंजीनियर नीतीश का नेतृत्व उभर रहा था। उन्होंने कुर्मी कुशवाहा और बड़े पैमाने पर ईबीसी को अपने साथ जोड़ा। यही उनकी स्थायी राजनीति का आधार बन गया। दोस्तों, बात करते हैं कि 2005 से 2025 तक आखिर नीतीश क्यों जीतते रहे। दोस्तों, 2005 में वह पहली बार मुख्यमंत्री बने, और फिर 20 सालों में चाहे एनडीए हो, यूपीए हो या महागठबंधन हो, नीतीश किसी न किसी रूप में सत्ता के केंद्र में बने रहे। लोगों ने उन्हें बार बार क्यों जिताया, यह सवाल हमेशा से बना रहा। तो दोस्तों, कुछ हद तक तो सुरक्षा और सड़क सुधार का जो काम था वो जनता को समझ में आने लगा था। दूसरी ओर लालू काल की तुलना जो कि लोग जंगल राज से करते थे, तो उनका जो सुशासन, सुरक्षा लोगों को भाने लगा, लोग उन पर ट्रस्ट करने लगे। और सबसे बड़ा कारण गठबंधन राजनीति का
सबसे अच्छा अनुभव था उनके पास। दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर महागठबंधन, कई बार सीट बंटवारे को लेकर दिक्कत, लीडरशिप में दिक्कत, अभियान रणनीति में कमजोर रहा। बात करते हैं महागठबंधन की और तेजस्वी की वो प्रमुख गलतियां जिसके कारण उन्हें हार का मुख देखना पड़ा। वैसे तो तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ी है, पर तीन सबसे महत्वपूर्ण गलतियां उन पे भारी पड़ी। जैसे चुनावी संदेश को एक अच्छे तरीके से जनता तक ना पहुंचा पाना। जैसे बात करें, उन्होंने हर घर नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन वो ये प्रूफ नहीं कर पाए कि नौकरी कैसे देंगे, जो पैसा नौकरी पर लगेगा वो कहां से लाएंगे। सीटें बंटवारे में छोटे पार्टियों को नजरअंदाज करना, वोटरों को विश्वास न दिला पाना कि वे स्थिर सरकार दे पाएंगे। इसके उलट नीतीश का ब्रांड स्थिर था, अनुभव लोगों के लिए ज्यादा भरोसेमंद लगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश के सामने असली चुनौतियां कौन सी हैं। दोस्तों, बिहार की असली चुनौतियां जैसे रोजगार, निवेश, उद्योग धंधे और सबसे बड़ी बात, पढ़े लिखे युवाओं को राज्य में रोक पाना। पिछले 20 साल का सबसे बड़ा सवाल यही है, कानून व्यवस्था के बाद क्या बिहार उद्योग व्यवस्था ला पाएगा। दोस्तों, अगर बिहार को आगे बढ़ना है तो रास्ता बिल्कुल स्पष्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, हाईवे, इंटरनेट, उद्योग पार्क ये अच्छी होना चाहिए, तभी निवेश आ पाएगा। दोस्तों, स्किलिंग और ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर जिले में एटलीस्ट कम से कम एक आईटी ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। एमएसएमई को आगे बढ़ाना चाहिए, छोटी फैक्ट्रियों को बढ़ावा देना चाहिए, बड़े रोजगार के लिए अच्छे नियम बनाने चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग अच्छी करनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज रखना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग, मंडियों का आधुनिकीकरण करना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ावा देना चाहिए, बिजनेस के लिए, फैक्ट्रीज के लिए जमीन उपलब्धता आसान करना चाहिए। अगर ये सभी काम सही तरीके से हो जाएं तो बिहार का भविष्य बदल सकता है। उदाहरण के तौर पर सहरसा का मनोज, जिसने आईटीआई किया लेकिन नौकरी पाने के लिए वह अन्य राज्य जैसे पंजाब चला गया। कल्पना कीजिए कि वह मनोज अपने ही जिले में किसी फैक्ट्री में नौकरी कर पाए। यही बिहार का असली जीत होगा। दोस्तों, बदलाव सिर्फ नेता नहीं लाते, बदलाव सरकार, जनता और नौजवानों की साझेदारी से आती है। नीतीश के लिए भी आने वाला साल आसान नहीं होगा, लेकिन यदि सही दिशा में कदम उठाएं, बिहार देश के टॉप राज्यों में आ सकता है। अगर आप भी बिहार के विकास में यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि आपके अनुसार बिहार की नंबर 1 प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, जहां उम्मीद होती है वहां रास्ते खुद बन जाते हैं, और बिहार का रास्ता हम सब मिलकर बनाएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें।